हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। हमारे साथ साथ हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है। सेकंड पेपर की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज हमने दोस्तों चलाई है। यहाँ पर हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं। आज है दोस्तों चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इससे पहले की सभी क्लासेस दोस्तों देख लेना, काफी आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। हमने प्लेलिस्ट बना ली है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो चैनल है इसी के साइड में दोस्तों आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। वहां पर दोस्तों दो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, मॉडल पेपर की, इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यू की। दोनों सीरीज को चेकआउट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सुपर एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो दोस्तों आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सुपर एमसीक्यू। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दोस्तों देखने को मिलेंगे जो कि पूर्व में उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में दोस्तों पूछे गए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, एनएलपीपी विथ एम रिस्ट्रिक्शंस एंड इन एन वेरिएबल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बहुत अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन, और इस पर बेस्ड दोस्तों आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर किसी एलपीपी में एम रिस्ट्रिक्शन है और एन वेरिएबल है तो मैक्सिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है दोस्तों एनसीएम। एनसीएम, तो एनसीएम इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, अब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मान लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल से देखिए, मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास चार दोस्तों आपके पास वेरिएबल है, यानी कि इस तरह से x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4 मान लेते हैं बराबर, ये कुछ आपका 0 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हम देख लेते हैं कि भैया 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 प्लस 5x4 बराबर है 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितने हैं दोस्तों, 4, और रिस्ट्रिक्शन कितनी है, यानी कि जिनको इन्होंने फॉलो करना है, तो वो कितनी है, 2। तो इसमें मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशन कितने निकल सकते हैं, 4c2, यानी कि 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2। सो देयर विल बी 6 सॉल्यूशन। ओके, अब बेसिक सॉल्यूशन का क्या क्राइटेरिया है, देखिए जितनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी ओके उतने ही आपके, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन आपकी 2 है, तो उतने ही आपको क्या लेने हैं, बेसिक वेरिएबल लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो एक्स्ट्रा है उनको आपने 0 कर देना। तो जैसे मान लेते हैं मैं x3 और x4 को दोस्तों क्या कर दूंगा, 0 बना दूंगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि x1 प्लस 2x2 और 2x1 प्लस 3x2 बराबर 0। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास रहेगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यू निकालूंगा। चलो इसको मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ये मैंने खाली एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। तो इसमें दोस्तों क्या आएगी, मेरे पास जो सोल्यूशन आएगा वो x1 और x2 की वैल्यू आएगी, और मैंने x3 और x4 को क्या माना है, 0 माना है। तो एक मेरा क्या कहलाएगा, ये बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, फिजिबल के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसी तरह से अब ऐसा नहीं है कि हम x3 और x4 को ही 0 कर सकते हैं भाई, मैं अगला हो सकता है कि मैं x3 और x2 को 0 कर दूं। तो जैसे मान लेते हैं मैंने x3 और x2 को 0 कर दिया, तो मेरा अगला जो सॉल्यूशन हो सकता है वो हो सकता है x2 और x3 0 हो गया, और मैं फिर क्या करूंगा, x1 x4 की वैल्यू को निकाल लूंगा। तो ये मेरा बेसिक सॉल्यूशन है, ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। इसी तरह से मैं x1 x2 को 0 मान लेता हूं, और इसके अलावा मैं x3 और x4 की वैल्यू को निकाल लूंगा। जो भी आएगी दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन आएगी, इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और वैल्यू को दोस्तों निकाल देना है। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर x1 x3 को 0 कर देता हूँ, और यहाँ पर आपका x2 और x4 की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो ऐसे मिला के कुल मिला के दोस्तों आपके कितने वे आएंगे, दोस्तों आपके 6 सॉल्यूशन आएंगे, एंड दे आर मैक्सिमम। ऐसा जरूरी नहीं, कई बार क्या होता है कि ये वैल्यू नहीं निकलती है, तो इस कारण से जो उसमें जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये मैक्सिमम है, यानी कि मैक्सिमम आप इतने प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपके पास 4 रिस्ट्रिक्शंस है, बेसिकली आपके पास 4 रिस्ट्रिक्शन है, और उसमें से आपने क्या करनी है, आपको इतने वे, मतलब आप इसको परमुटेशन से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं कि 4 में से आपको 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो उसके कितने वे हो जाएंगे, 4c2 हो जाएंगे। बस 4 में से 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, या 2 को सेलेक्ट करना है ताकि वो 0 बन जाए। तो ऐसे कितने वे हो सकते हैं, सिंपली 4c2। तो ऐसे ही अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं और m रिस्ट्रिक्शन, यानी कि m आपके पास इक्वेशंस हैं, सो वी हैव n वेरिएबल्स, है ना, एंड आउट ऑफ विच हमें क्या करने हैं, n माइनस m को हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। मतलब कि जो बाकी बचेंगे वेरिएबल्स को 0 कर देंगे। तो nc n माइनस m कितना होता है दोस्तों, nc m ही होता है। ठीक है, ncr क्या होता है, nc n माइनस r के बराबर होता है। तो ये दोस्तों इसका क्राइटेरिया, मतलब ये बेसिक इसका मतलब फॉर्मूला है। ठीक, क्योंकि अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास 8 वेरिएबल है और आपके पास मान लेते हैं 5 इक्वेशंस है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले जो 5 इक्वेशंस हैं, तो इसका मतलब जो 5 8 में से 5 गया, यानी कि 3 वेरिएबल को आप 0 बनाएंगे।
ओके, और बाकी फिर आप उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 8c8 - 5। सो बेसिकली वो 8c3 हुआ, ठीक है। और यू कैन राइट दिस 8c5 भी लिख सकते हैं क्योंकि 8c3 होता है वो, ठीक। तो ऐसे करके आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 8c5 इज द राइट आंसर। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। और बहुत बार दोस्तों ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलपीपी इज गिवन बिलो। ये आपको देखिए एलपीपी दे रखी है। इसमें दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है सच दैट दीज आर द कॉन्स्टेंट्स और यू कैन से रिस्ट्रिक्शन एंड दिस इज द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन से दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल कहलाता है। अगर ये नेगेटिव नहीं है तो फिर वो इनफिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक चीज़ देखनी है कि भैया ऐसी वैल्यूज निकालने x1 x2 की जो इन सभी चीज़ों को सेटिस्फाई करे, एक तरह से इसको मैक्सिमाइज दोस्तों करे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी इनइक्वालिटी है लाइक x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 4 है और इसके अलावा x1 - x2 लेस देन इक्वल टू 2 है। तो हमारा काम ये रहेगा दोस्तों इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना। तो ये हो जाएगा x1 + x2 = 4 और यहाँ पर से हो जाएगा x1 - x2 = 2। ओके, अब इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, ये हम दोस्तों ग्राफिकल मेथड की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कि जहाँ पर 2 वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो गए तो फिर आप ग्राफिकल मेथड का यूज़ नहीं कर पा सकते। वहाँ पर हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ दोस्तों करते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल का ग्राफ बनाना अपने आप में इम्पॉसिबल, उससे ज़्यादा का बनाना तो बहुत ही टेडियस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, फिजिबल रीजन को निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस लाइन की इक्वेशन को मैं खींचना चाहता हूँ। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर से मैं x1 बराबर क्या रखूँगा, 0 रखूँगा। तो मुझे x2 कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मिल जाएगा 4। ओके, यानी कि x2 की वैल्यू है 4। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर x2 बराबर 0 रखूँ तो मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी 4। ओके, यानी कि इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 0,4 एंड 4,0। इसी तरह से मैं इसके भी निकाल लूँगा। व्हेन वी पुट x1 बराबर 0 तो मुझे x2 बराबर मिलेगा -2 एंड इफ वी पुट x2 बराबर 0 तो वी विल गेट x1 बराबर 2। ओके, नाउ वी हैव दिस 2 कोऑर्डिनेट्स। इनको हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए जैसे कि आपके पास है 4,0 एंड 0,4, तो यहाँ कहीं पर मान लेते हैं 4,0 रहा होगा। अंदाजे से आपने बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है। ज़्यादा इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्केल में बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। इसी तरह से दूसरी वाली जो लाइन है वो है आपके कोऑर्डिनेट 0,-2 एंड 2,0। 2,0 यहाँ कहीं पर मान लेते हैं एंड 0,2 यहाँ कहीं पर रहा होगा, वो भी माइनस में, ठीक है। तो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, इस तरह से जाएगी। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपको चाहिए x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 4। तो बेसिकली हाफ प्लेन है दोस्तों, ठीक है। ये जो लाइन है इधर का प्लेन है या इधर का प्लेन है, मतलब कि लोअर हाफ या अपर हाफ, इस तरह से आपको इसको समझ सकना है। ये मतलब बेसिकली ये क्या कर रहा है, इस प्लेन को 2 हाफ प्लेन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 4 का क्या अर्थ है, मतलब कि कौन सा एरिया होगा, ये इसका नीचे वाला होगा या ऊपर वाला होगा। इसको चेक करने के लिए सबसे आसान है, आप देखिए नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ पर है ओरिजिन। तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पर 0 0 रख दीजिए। अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है तो नीचे वाला एरिया है, नहीं सेटिस्फाई करता तो ऊपर वाला एरिया होगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर मान लेते हैं मैं 0 0 रखूंगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो बिल्कुल जो कि करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन के नीचे का रीजन है। ओके, एट द सेम टाइम दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि x1 x2 ग्रेटर देन 0, तो जो भी बनेगा आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि x एक्सिस y एक्सिस इसी के अंडर बनेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा कुछ, ठीक है, क्योंकि ये भी आपको दे रखा है। अदरवाइज फिर आपके रूट्स नेगेटिव हो जाएंगे ना। ऐसे ही फिर दोस्तों अगर यहाँ पर देखें x1 - x2 आपका क्या है, ये आपका 2 वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन है दोस्तों। अब इसमें भी दोस्तों क्या है, ऊपर को देखो ओरिजिन दिख रहा है, ऊपर को क्या दिख रहा है, ओरिजिन दिख रहा है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि ऊपर का रीजन है नीचे का रीजन है। तो फिर से दोस्तों 0 रखते हैं, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2। ओके, इसका मतलब है कि ऊपर का रीजन है, इस लाइन से ऊपर का रीजन है, ये वाला रीजन है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला रीजन है। तो अब अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कौन सा रीजन दोस्तों निकल के आता है, दिस इज द रीजन दैट वी आर लुकिंग फॉर। सो दिस इज द फिजिबल बाउंडेड रीजन है। एंड अब जो बाउंडेड जो रीजन होता है, इसकी जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, इन्हीं पर ही z अपनी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू को लेता है, ठीक है। एंड दैट इज अ रूल,
तो अगर आपका कोई भी फिजिबल रीजन बनता है, जैसे ये फिजिबल रीजन है, तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है इनको दोस्तों आपने निकालना होगा। तो देखिए हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है, एक तो ये है 0,4, दूसरा कॉर्नर पॉइंट कितना है, वो है 0,0 यानी कि ओरिजिन। इसके बाद अगला कॉर्नर पॉइंट है 2,0 एंड इसके अलावा ये कॉर्नर पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, ये हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखिए x1 + x2 बराबर है 4 और x1 - x2 बराबर है 2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x1 बराबर हो जाएगा 6, यानी कि x1 बराबर हो गया 3 एंड इफ x1 बराबर 3 है तो x2 बराबर हो जाएगा 1। ओके, सो ये हो गया आपका 3,1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का जो सम है वो 4 के बराबर है और दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर है। तो इस तरह से आप दोस्तों समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इन पर चेक करना पड़ेगा कि किस पे ये जो वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम होती है, ठीक है, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे भैया 0,4 पे, तो 0,4 पे दोस्तों अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 0, 4 दूनी 8 वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही 0,0 पे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसके बाद अगर आ जाएगा 2,0 तो 2,0 पे इसकी वैल्यू 6 आती है एंड इसके बाद आता है 3,1, तो 3,1 पे 3 3 9, ओके, एंड प्लस 1 पे 9 और 2 11, यानी कि ये पॉइंट पे दोस्तों ये अपनी क्या लेता है, मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो यानी कि x1 बराबर 3 एंड x2 बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस LPP। तो ये हमें दोस्तों यहाँ पर देखना है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 11। तो इस तरह से आप दोस्तों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यूज्ड इन सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड में किन कंडीशंस का यूज किया जाता है, ऑप्टिमैलिटी, फिजिबिलिटी, मतलब कि दोनों का करते हैं या केवल एक का करते हैं। देखिए जब भी दोस्तों हम सिंप्लेक्स मेथड का दोस्तों हम यूज करते हैं तो वहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं, ऑप्टिमैलिटी एंड फिजिबिलिटी दोनों का दोस्तों हम यूज करते हैं। ऑप्टिमैलिटी का मतलब यह है कि हमें दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको दोस्तों हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त करना होता है जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाए, बेसिकली वो ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है, नाउ फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे जो सॉल्यूशंस आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे, तो वो आपका क्या कहलाएंगे, फिजिबल कहलाएंगे। ठीक है, तो वो भी दोस्तों हमें ध्यान रखना होता है। तो जो सिंप्लेक्स मेथड में हमारे सॉल्यूशन आते हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। अब जो इसकी डुअल सिंप्लेक्स होती है, डुअल सिंप्लेक्स में हम क्या होते हैं, इनफिजिबल सॉल्यूशन को लेते हैं, मतलब कि वहां पर सॉल्यूशन नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वहां पर ऑप्टिमैलिटी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम फिजिबिलिटी की ओर को जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या होता है कि फिजिबिलिटी से स्टार्ट होकर ऑप्टिमैलिटी की ओर को जाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज राइट। ओके, सो ए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों के दोनों को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फिजिबल रीजन फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको बताना है कि इसका जो फिजिबल रीजन है वो क्या है। ठीक है, तो बस आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको ड्रॉ करना आना चाहिए। अभी भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि x1 + 2x2 > 7 है और x1 - x2 <= 4 है, और फिर अगेन आपकी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। सो आपने दोस्तों सिंपली चेक करना है कि क्या कैसा ही रीजन है, अनबाउंडेड है, बाउंडेड है, क्लोज्ड है, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटी है पहले उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके, मतलब आपको ये रीजन ड्रॉ करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप इस रीजन को ड्रॉ करिए। यहाँ पर से सबसे पहले x1 की वैल्यू दोस्तों अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ से आ जाता है 7/2, और अगर x2 की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ से आ जाता है 7। ठीक है, और इसी तरह से आप यहाँ पर से x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -4, और अगर आप x2 की वैल्यू 0 रख देंगे तो आ जाएगा 4, तो 4,0। ठीक, अब आप दोस्तों क्या करें, यहाँ पर से इसको ड्रॉ करें, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0,7/2, यानी कि 0,3.5 हुआ है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर होगा 0,7/2 यहाँ पर मान लेते हैं। ओके, एंड 7,0 चलो यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, जस्ट डबल है उसका, तो इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, एंड 0,-4, 0,-4 मान लेते हैं यहाँ कहीं पर होगा, नीचे मान लेते हैं थोड़ा, एंड 4,0 यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, पास ले लेते थोड़ा, ये इस तरह से हो गया ये। ठीक है, नाउ अब हमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इस चीज़ को चेक करना है। देखो सबसे पहले क्या है, लुक एट दिस, ये है आपकी x1 + x2
ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ओरिजिन है, मतलब कि इसका या तो नीचे का रीजन होगा या तो ऊपर का। नीचे वाले ओरिजिन में, मतलब नीचे वाले रीजन में ओरिजिन है, तो क्या ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होता है? नहीं, नहीं होता, यानी कि इसके ऊपर का रीजन है, इसके ऊपर का रीजन है। ठीक है, ओके। ऐसे ही अब इस वाले को देखें, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इसमें दोस्तों क्या होना चाहिए, इसके या तो इधर का रीजन होगा या तो इधर का रीजन होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 0 इज लेस देन 4, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसके इधर का रीजन है। ठीक है, तो इसके इधर का रीजन है, इसके इधर का रीजन है, तो दोनों का हमें क्या देखना होता है, कंबाइंड रीजन। तो देखा जाए तो इसके इधर का रीजन है, मतलब देखा जाए तो इस लाइन के इधर का रीजन है, इस लाइन के इधर का रीजन है, तो कंबाइंड रीजन अगर हम देखेंगे तो कैसा निकलेगा, वो ये निकलेगा, ये दिस इज द कॉमन रीजन। कॉमन रीजन ही होता है ना जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब ये नहीं कि इसका नीचे वाला रीजन नहीं लेंगे, हमें क्या चाहिए, इसका ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, क्योंकि इसके नीचे का रीजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आएगा वो क्या आएगा, दोनों का कंबाइंड रीजन आएगा, इसका इधर का रीजन आएगा, इसके इधर का रीजन आएगा। तो ये दोस्तों आपका क्या है, फिजिबल रीजन है, लेकिन कैसा है दोस्तों, ये अनबाउंडेड है, दिस इज अनबाउंडेड। सो ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, दिस इज अनबाउंडेड रीजन। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन देखेंगे, सपोज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगेन आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर मिनिमाइज करना है सब्जेक्टेड टू दीज कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड दोस्तों हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आप इसको मानेंगे लेट x1 प्लस x2 बराबर 1। इसके हम कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं, 1, 0 एंड 0, 1। ओके, सिमिलरली आपका है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि x1 प्लस 2x2 बराबर हो जाएगा 10। यहाँ पर अगर मैं x1 0 रखता हूँ तो x2 की वैल्यू आती है 5। ओके, एंड अगर मैं x2 0 रखता हूँ तो ये आता है 10, यानी कि 10, 0। ठीक है, अब डायरेक्टली दोस्तों निकाल लेंगे x2 लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x2 बराबर है 4। ओके, तो x2 बराबर 4 बेसिकली वो लाइन होती है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, क्योंकि हम x1 x2 मतलब y आप मान के चलो, y बराबर 4 की लाइन है, तो ये आपकी y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। तो अब इन सबको ड्रॉ करते हैं फटाफट से। देखिए सबसे पहले देखिए पहला क्या है, कोऑर्डिनेट 1, 0 एंड 0, 1। यहाँ कहीं पर मान लेते हैं 1, 0 एंड 0, 1। ठीक है, तो इस तरह से बने गए, सॉरी ये हो गया। इसके बाद अगला है 10, 0, 10, 10 यहाँ पर कहीं पर होगा, 10, 0 एंड इसके अलावा ऊपर को थोड़ा इसको ऊपर बना ले आते हैं, थोड़ा बड़ा है ना ये, यहाँ कहीं पर होगा आपका 0, 5। चलो इतना ले लेते हैं, 0, 5। ये ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है अगला, ये जो लाइन है x2 बराबर 4 की। अब देखिए 4 यहाँ कहीं पर होगा, ये 0, 4 मान लेते हैं। तो लाइन कौन सी है दोस्तों, x2 बराबर 4 की। तो x2 बराबर 4 की मतलब द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, मतलब कि x एक्सिस की जो पैरेलल होगी, ये होगी आपकी y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अगर x1 बराबर 4 होती तो लाइन होती y एक्सिस के पैरेलल, अब ये क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल। ठीक, तो अब हमें क्या करना है इसका, अगेन हमें जो कॉमन रीजन है वो दोस्तों हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए x2 लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x2 की वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए, तो इसके तो नीचे का रीजन है भाई, साफ साफ है 4 से नीचे को ही होगा, है ना। इसके बाद अगला है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि अगर 0 रखते हैं तो 0 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, नहीं, यानी कि इस जो लाइन है, इस लाइन के इधर का रीजन नहीं है, इसके लाइन के ऊपर का रीजन है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर का रीजन है। इसके बाद इसकी मैं बात करूं तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 बिल्कुल सेटिस्फाई होता है, यानी कि इस लाइन के इधर का रीजन है जो ओरिजिन की ओर को जा रहा है। ठीक है, तो साफ साफ है इस लाइन के नीचे का रीजन ये है, तो आपके सामने ये कंबाइंड फिजिबल रीजन दोस्तों बन गया है, दिस इज अवर फिजिबल रीजन ये। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके कॉर्नर पॉइंट निकालिए। तो कॉर्नर पॉइंट में दोस्तों देखेंगे तो ये वाला पॉइंट हमें चाहिए होगा। अब ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा, ये वाले पॉइंट में आपको ये वाली लाइन यानी कि x2 बराबर 4 एंड दिस लाइन यानी कि दिस, इनको आपने सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए x1 प्लस 2, x2 की जगह पे 4 रख देते हैं तो बराबर हो जाएगा 10,
यानी कि x1 बराबर आ जाएगा 2। तो ये आपकी क्या है दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट है 2,4। ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 2,4, क्योंकि 4 की तो लाइन है यहाँ पर, y की वैल्यू तो हमेशा 4 रहेगी। आपको सिंपली क्या करनी है, आपको x2 की वैल्यू निकालनी है, वो क्या रही होगी, है ना, मतलब x1 की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर से x2 की वैल्यू आपने 4 रख दी, तो 10 में से 8 गया 2, यानी कि x1 ये आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास दोस्तों क्या है कि कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं, जरा एक बार उसको देख लेते हैं। ये हमारा फिजिबल रीजन है, तो ये देखिए एक तो है 0,4 दिस वन, इसके बाद ये वाला आ गया 2,4, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 0,1, ये भी है दोस्तों। इसके बाद है 1,0, ठीक है, एंड दिस इज 10,0। अब हमें दोस्तों क्या करना है, मिनिमाइज करना है। किस पे वैल्यू मिनिमाइज है, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसमें मिनिमाइज किस में रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे z बराबर है 2x1 प्लस x2। तो पहले हम देखेंगे 0,4 पे। 0,4 पे देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 4, ठीक है। 2,4 पे अगर चेक करेंगे तो 2 दूनी 4 और एक 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 0,1 पे, तो 0,1 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ऐसे ही 1,0 पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, वो आ रही है 2। एंड 10,0 पे ऑब्वियसली बातें ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो 10,0 पे दोस्तों इसकी वैल्यू आ रही है 20। सो यहाँ से दोस्तों क्लियर हो गया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दोस्तों कितनी है, 1 है। ये किस पे आ रही है, 0,1 पे। तो 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। और आपको इस समय पे मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी थी। बाकी देखा जाए तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती तो मैक्सिमम कितने में आ रही दोस्तों, यहाँ पर आ रही है, देखो 20 पर आ रही है ना। सो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, यानी कि 10,0 पे ये आपका मैक्सिमम है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ देयर इज नो फिजिबल रीजन फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देन द प्रॉब्लम हैज हैव। देखिए, अगर किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का अगर कोई भी फिजिबल रीजन नहीं आता है तो इस केस में देयर इज नो सॉल्यूशन, वहां पर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। तो अगर कहीं पर भी कोई फिजिबल रीजन, देखिए फिजिबल रीजन आना चाहिए, चाहे बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट लेकिन अगर वहां पर कोई फिजिबल रीजन नहीं है तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है। अगेन दोस्तों आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एंड वी हैव दिस कॉन्स्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, और आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है देखना है। इसमें नो फिजिबल सॉल्यूशन है, या फिर कई सारे इनफाइनाइट मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, या फिर अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। सो लेट्स चेक इट। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, आपके पास जो जो इनइक्वालिटी है उनको चेक करिए। प्लस में है 3x1 लेस देन इक्वल्स टू 15। सो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5x1 प्लस 3x2 हो जाएगा। 3x2 बराबर हो गया 50, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले आप x1 को 0 रखेंगे तो 3 पंजे हो गया 15, और अगर आप x2 को 0 रखेंगे तो 5 3 या 15 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर दोस्तों आप रखेंगे -x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 1। तो यहाँ पर अगर आप x1 की वैल्यू दोस्तों अगर आप 0 रखते हैं तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि x1 की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर x2 की वैल्यू आ जाएगी 1, एंड अगर आप x2 की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। x2 की वैल्यू 0 रखने पे x1 की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। ऐसे ही फिर अगला है 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप x1 की वैल्यू को 0 रखते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, और अगर आप x2 की वैल्यू को 0 रखेंगे तो 2 पंजे 10 होता है, ठीक है। अब आप दोस्तों क्या करते हैं, इनको ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप देखिए 0,1 ये हो गया, एंड दिस इज 0,-1, ठीक है। तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह से, सॉरी मैंने इसको गलत ड्रॉ कर दिया, सॉरी 0,1 ये है, सॉरी 0,1, एंड दिस इज -1,0। सॉरी ये इसको हम सही कर देंगे, यहाँ पर ये लाइन है, ठीक है। इसके बाद अगला है 0,5 एंड 3,0। 0,5 यहाँ कहीं पर मान लेते हैं 0,5, इससे ऊपर तो खैर जाएगा नहीं, ठीक है। एंड 3,0 मान लेते हैं
अगर मैं इसको इस तरह से मानूँ तो यहाँ कहीं पर चलो ले लेते हैं 3,0 ये हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है 0,2 एंड 5,0। 0,2 मान लेते हैं यहाँ कहीं पर होगा, थोड़ा नीचे को ले लेते हैं 0,2 एंड इसके अलावा है 5,0। 5,0 दोस्तों यहाँ कहीं पर रहा होगा। यहाँ पर मान लेते हैं 5,0। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखो, इसको थोड़ा सा दोस्तों हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने 0,1 नहीं होना चाहिए था, 0,1 यहाँ होना चाहिए था। हमने थोड़ा गड़बड़ कर दी। एक बार इसको थोड़ा सा मैं सही बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ होगी इसमें। यहाँ पर हो जाएगा 0, ये तो आपका ठीक है -1,0 एंड यहाँ पर आप मान लीजिए दिस इज 0,1 एंड इसके ऊपर से ले लीजिए 0,2। ठीक है, अब ये करेक्ट है बिल्कुल, 0,2 एंड दिस इज 0,1। ठीक है, तो थोड़ा सा वो गलत बन गया हो ये। एंड इसके बाद यहाँ से ये जो लाइन है वो इस तरह से चली जाएगी। ये इस तरह से दोस्तों आपका रीजन बन के आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आप इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें जो इन सभी चीज़ों को जो सेटिस्फाई करे पहले उनको चेक करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूँ ये वाली लाइन को, ये आपकी 0,5 और 3,0 की, तो इस पे देखें आप क्या दिखता है दोस्तों कि यहाँ पर <15 है, यानी कि ओरिजिन वाला जो रीज़न है वो इसको सेटिस्फाई करता है। 0 <15 है, यानी कि इससे कहाँ का रीज़न है, नीचे का रीज़न है। अगेन अगर आप इस वाली लाइन की मैं बात करूँ, यानी कि ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन में अगर आप 0,0 रखते हैं तो 0 <1 होता है, इसका मतलब है इसके इधर का रीज़न है, इसके इधर का रीज़न है। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों अगर आप इस लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 रखते हैं तो इसके भी नीचे का रीज़न है। तो क्लियर है दोस्तों कि यहाँ से जो हमारा फिजिबल रीज़न है वो ये है। हमारा फिजिबल रीजन क्या है दोस्तों, ये वाला जो हमारा है वो फिजिबल रीजन है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हमें जो कॉर्नर पॉइंट है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये कॉर्नर पॉइंट है हमारा 1, 2, 3, 4 और 5, इनकी वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आपका ओरिजिन ही हो गया। ठीक है, दिस कॉर्नर पॉइंट इज, एक तो हो गया ओरिजिन, एक हो गया आपका 0,1। ओके, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है आपका 3,0। अब बाकी के जो दो बचते हैं इनको हमें निकालना पड़ेगा। चलो मैं इसको ए और बी मान लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ए है वो कैसे सॉल्व हो रहा है, इस लाइन को और इस लाइन को आपस में सॉल्व करने पे, यानी कि इस लाइन को। तो ये वाली लाइन कौन सी है दोस्तों, वो ये वाली है, यानी कि -x1 + x2 = 1। और इसके अलावा जो ये लाइन है वो लाइन है वो ये वाली। ठीक है, यानी कि 2x1 + 5x2 <= 10। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, ये हो जाएगा 2x1 + 5x2 = 10। ठीक है, इनको दोस्तों आप सॉल्व करिए। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7x2 बराबर हो जाएगा 12, यानी कि x2 बराबर हो जाएगा 12/7। ठीक है, साफ साफ है, यहाँ पर से जो इसकी वैल्यू है 12/7 आ जाएगी। सो वी नो दैट x1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x2 - 1, ये इधर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12/7 - 1, यानी कि 5/7। ठीक है, तो यानी कि जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे आपके 5/7, 12/7। तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, b के निकालेंगे। अब b की अगर मैं बात करूँ तो b किस किस से मिलकर बना है, एक तो ये लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, नाउ दिस लाइन इज 0,2 एंड 5,0, यानी कि ये लाइन है 2x1 + 5x2 = 10। ओके, और इसके अलावा जो ये वाली लाइन है वो है ऊपर वाली, यानी कि 5x1 + 3x2 = 15। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 5 से। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा, माइनस कर देंगे साथ ही साथ,
ठीक है, 5 6 15, 5 6 15 कट जाएगा तो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 पंजे 25, 25 में से 6 गया दोस्तों आपका बन जाएगा 19 x1। ठीक है, और यहाँ से कितना बचता है दोस्तों, 10 दिया 30 और 15 पंजे 75। ठीक है, तो 75 माइनस 30 यानी कि 45, तो 45 आ गया, यानी कि x1 बराबर आ जाता है आपका 45 डिवाइडेड बाई 19। ओके, तो ये तो वैल्यू आ गई x1 की। इसी तरह से आप 2x1 प्लस 5x2 बराबर है 10, यहाँ पर आप x1 की वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 90/19 प्लस 5x2 बराबर हो गया 10, यानी कि 5x2 बराबर हो जाएगा 90, यानी कि 10 माइनस 90/19, यानी कि 190 में से 90 गया तो बचेगा आपका 100/19, यानी कि x2 ये 5 डिवाइड में आ जाएगा तो आ जाएगा 20/19। सो यहाँ से आपके दोस्तों जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे 45/19 और 20/19, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, सो दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। अब इस पर दोस्तों हमें चेक करना है हमें अपने इसको, यानी कि z को। तो z को देखते हैं दोस्तों कि कहाँ पर मैक्सिमम है। तो z बराबर है x1 प्लस 5/2 x2, इसकी वैल्यू दोस्तों हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो हम चेक करेंगे 0,0 पे, तो 0,0 पे दोस्तों आप चेक करते तो वैल्यू तो 0 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 0,1 पे, तो 0,1 पे दोस्तों इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2। इसके बाद आप देखेंगे 3,0 पे, तो 3,0 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं ZA पे, यहाँ पर क्या वैल्यू है। ठीक है, तो हो जाएगा x1 यानी कि 5/7 प्लस 5/2 गुणा 12/7। ओके, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 2 6 12, 6 पंजे 30 और 30 और 5 35/7, 7 पंजे होता है 35, यानी कि ZA की वैल्यू आ जाती है 5। ओके, इसके बाद अगर ZB पे चेक करें, ZB यानी कि ये हो जाएगा x1, तो ये हो गया 45/19 45/19 प्लस 5/2 गुणा x2 की वैल्यू है 20/19 यानी कि 2। तो आप देखेंगे ये हो जाता है 50 प्लस 45 यानी कि 95/19, तो 19 पंजे 95 होता है। ठीक है, तो यानी कि ZB पे वैल्यू पे कितनी आ रही, 5 आ रही। नाउ यू कैन सी दैट कि दीज टू आर द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जितनी भी वैल्यूज आई ये दोनों की दोनों आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इसकी दोस्तों जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 5 है। अब देखिए इसमें क्या हो रही है, इसको 2 पॉइंट्स में प्राप्त हो रही है। ठीक है, यानी कि A और B पे। ओके, अब रूल ये कहता है कि दोस्तों अगर आपकी A और B पर मान लेते हैं Z की वैल्यू आपकी अगर मैक्सिमम आ रही है, सेम वैल्यू आ रही, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसके हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू आपकी सेम आएगी। यानी कि AB पर, पूरी AB पर देखिए A पर वैल्यू सेम है, B पे वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है कि देयर विल बी इनफाइनेटली मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक, अब A पर वैल्यू सेम है, B पे वैल्यू सेम है, तो AB पर, पूरी AB लाइन पर वैल्यू सेम होगी। AB लाइन पर आपको पता है कि एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है, तो इसमें कोई भी बीच में का अगर आप पॉइंट ले लोगे AB पर इस AB लाइन सेगमेंट पर, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो सेम रहने वाली है। यहाँ पर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोस्तों रहने वाले हैं। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ लीजिए। ठीक, और वैसे भी अगर आप देखें तो पूरी लाइन AB पर देखिए, जैसे AB लाइन है इस पर 5,0 यहाँ पर रखिए 5,0, तो Z बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 5 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये देखिए आ रही नहीं आ रही। ऐसे देखिए अगली लाइन पे अगला पॉइंट क्या है 0,2, यहाँ पर 0,2 रखो, जाएगा 0 और प्लस 5/2 इंटू 2, अगेन देखिए कितनी वैल्यू आ रही 5। यानी कि पूरी इस लाइन पर आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है, यानी कि देयर विल बी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो पूरी की पूरी लाइन पर आपकी सेम वैल्यूज आएगी। ठीक, तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन इंक्लूडेड है, बट अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका लास्ट टाइम उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सो इनफाइनेटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड इज एप्लीकेबल टू दोस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट स्टार्ट विद। मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड में आपको क्या होता है कि इनफिजिबिलिटी को लिया जाता है, फिर ऑप्टिमलिटी की ओर को जाया जाता है। तो n इनफिजिबल
बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ पर दोस्तों आपके जो स्टार्टिंग के सॉल्यूशंस होते हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि x1 x2 x3 आपकी जो वैल्यूज आती है वो नेगेटिव होती है, देन उसके बाद उसको ऑप्टिमलिटी की ओर को ले जाया जाता है। तो एन इनफिजिबल बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वी हैव द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए मैंने अभी आपको दोस्तों बेसिक सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं और 2 रिस्ट्रिक्शन हैं। अगर 3 वेरिएबल 2 रिस्ट्रिक्शन है तो इसका मतलब इसके मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 3c1 यानी कि 3 इसके बेसिक सॉल्यूशन हो गए। अब 3 बेसिक सॉल्यूशन क्या होंगे, सबसे पहले जैसे कि x3 को 0 रख दिया, x1 x2 की वैल्यू निकाली, फिर x2 को 0 रखा, x1 x3 की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसके बेसिक सॉल्यूशन निकलते हैं। तो आपने सिंपली करना है क्या, आपने सिंपली चेक करना है कि कौन इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। देखिए इसका बेसिक तो वही है, बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले आप x3 को 0 रखो, x1 x2 की वैल्यू निकाल लो, फिर इसके बाद x2 को 0 रखो, x1 और x3 की वैल्यू निकालो, फिर x1 को 0 रखो, x2 और x3 की वैल्यू निकालो। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सॉल्यूशन को चेक करते देखिए x3 बराबर 0 पे ये वैल्यू है, x2 बराबर 0 पे ये वैल्यू है, x1 बराबर 0 पे ये वैल्यू है, x1 बराबर 0 पे। इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई गलत है, क्योंकि एक ही 0 रखने पे 2 अलग अलग वैल्यू नहीं आ सकती है। तो आप सिंपली क्या करो, x1 बराबर 0 रखो और वैल्यू को चेक कर लो, 0 रखो तो हो जाएगा 2x1, मतलब कि आप सीधे करो, एक काम ये भी कर सकते हो, इस पूरे सॉल्यूशन को ही रख दो यहाँ पर, तो देखो सेटिस्फाई करता है। 0 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि पा रहा है 5 विच इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये आपका गलत है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला ट्रू नहीं है, यानी कि डी वाला आपका ट्रू नहीं है, ये आपको निकालना है। सो डी ऑप्शन इज राइट। सो दीज आर द 3 बेसिक सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं, ठीक। तो जो मैंने आपको इनिशियल कॉन्सेप्ट बताया था वो यही था कि बेसिक सॉल्यूशन होता क्या है। तो बेसिक सॉल्यूशन में आपका क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पर आपका एक वेरिएबल को 0 रखेंगे तो सॉल्यूशन इस तरह का होगा 2 1 0, ये फिर यहाँ पर हो जाएगा 5, जब इन्होंने x2 को 0 रखा तो ये इतना आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसके बाद यहीं पर ये देखो x1 बराबर 0, x1 बराबर 0, तो 0 रखने पे आपको सिंपली देखना है कि x2 और x3 की वैल्यू क्या हो सकती है। आप चाहें तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज सीधे सॉल्यूशन को यहाँ पर रख के देख लो भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए जैसे अगर आप यहाँ पर 0 और ये 5/3 2/3 रखेंगे, देखिए क्या आएगा, यहाँ पर देखो 0 प्लस दिस इज 2 इंटू 5/3 प्लस 2/3 यानी कि 5 दूनी 10, 10 2 12, 3 चक्को 12, देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना। ऐसी दूसरी वाली को भी सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अगेन देखिए बढ़िया क्वेश्चन। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट। देखिए जो ऑप्टिमल वैल्यू होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो कहां पर होती है दोस्तों, ऑन द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। अभी हमने दोस्तों इसके बाद डिस्कस किया था, इट अटेन्ड ऑन द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। जहां पर भी आपका फिजिबल रीजन होगा उसके कॉर्नर पॉइंट पर हमेशा दोस्तों ऑप्टिमल वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है। तो दोस्तों आई होप कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हुए होंगे। और अगर आप चाहें तो हमारी क्लासेस को दोस्तों आप ले सकते हैं। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में दोस्तों हमारा बैच है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, न्यू बैच दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और ये फरवरी में दोस्तों अभी 10 फरवरी से दोस्तों आपका स्टार्ट हुआ है और आप दोस्तों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको रेगुलर लाइव क्लासेस दोस्तों देखने को मिलेंगी। और ये जो बैच है दोस्तों आपका उत्तराखंड प्रवक्ता एग्जाम तक दोस्तों चलता रहेगा। तो अगर आपको रेगुलर सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पर दोस्तों आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स भी दोस्तों साथ में मिलने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।